बीड़ी हम अक्सर सोचते हैं कि सिगरेट से कम हार्मफुल है, वो असल में 2 गुना ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। आज हम ऐसी ही सरप्राइजिंग बातों की गहराई में उतरेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लो दोस्त। और हाँ, अगर ऐसी ही माइंड ब्लोइंग जर्नीज पसंद है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो। आज का सफर काफी एपिक होने वाला है। हम शुरू करेंगे ह्यूमन हिस्ट्री के एकदम स्टार्ट से, एडेप्टेशन अगेंस्ट डिजीजेस। ओके, फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न लाइफ के दुश्मन कैसे हैं, विद इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस। इसके बाद हम समझेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में, जब काम ही बीमार कर दे। राइट। और फाइनली हम एक्सप्लोर करेंगे इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, जहां कुछ शॉकिंग सच सामने आएंगे। बेसिकली इट्स अ जर्नी फ्रॉम एंशिएंट माइक्रोब्स टू मॉडर्न स्मोक। चलो शुरू करते हैं। ऑसम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। टॉपिक 1, इन्फेक्शियस डिजीजेस का वर्ल्ड। आई गेस द ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग आवर टाइनी एनिमीज, राइट? एग्जैक्टली। और इन दुश्मनों को समझने के लिए पहला स्टेप है टैक्सोनॉमी एंड नेचर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। टैक्सोनॉमी एंड नेचर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो देखो, इन्फेक्शियस डिजीजेस बेसिकली ये वो बीमारियां हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस या बैक्टीरिया से फैलती हैं। ओके, ये ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को अपना घर बनाकर मल्टीप्लाई करते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। सिंपल। एकदम सिंपल एग्जांपल है सर्दी जुकाम, द कॉमन कोल्ड। एक वायरस से होता है और एक पर्सन से दूसरे में इतनी आसानी से फैल जाता है। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। परफेक्ट। तो चलो इन दुश्मनों के फैमिली ट्री को देखते हैं। इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, राइट? करेक्ट। इस फैमिली ट्री में सबसे अजीब है वायरसेस। ये बेसिकली डीएनए या आरएनए पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर एक प्रोटीन कोट है। ओके। द फैसिनेटिंग पार्ट इज ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की चीजें हैं। ये तब तक जिंदा नहीं हो सकते जब तक किसी लिविंग सेल के अंदर ना घुस जाए। ओह वाओ, लाइक ज़ॉम्बीज। दैट्स अ गुड एनालॉजी। हर्पीज, कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब इसी फैमिली से हैं। ओके। और दूसरी ब्रांचेस? नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। इस ग्रुप में आते हैं स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन याद रखना, सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते। राइट, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहने वाले सिम्बायोंट्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गॉट इट। और तीसरी कैटेगरी है प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथेस, बेसिकली पैरासाइट्स, जैसे एंटामीबा, राउंडवर्म, हुकवर्म। ये तो हो गई इनकी फैमिली, बट इनकी नेचर क्या है? ये अचानक से हम पे अटैक क्यों करने लगे? दैट्स द की क्वेश्चन। ये अचानक से नहीं आए। इट्स अ स्टोरी ऑफ को-इवोल्यूशन। को-इवोल्यूशन। हाँ, ये ऑर्गेनिजम्स चांद से हमारे होस्ट बने और फिर हमारे साथ साथ इवॉल्व हुए। जैसे जैसे ह्यूमंस बदले, इन ऑर्गेनिजम्स ने भी ह्यूमन बॉडी के माइक्रो एनवायरनमेंट में अडैप्ट करना सीख लिया। तो ये कांस्टेंट रेस है। तो इस रेस में जीतने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है फ्रॉम द पैरासाइट्स पर्सपेक्टिव? मिनिमम इंजरी। सबसे सक्सेसफुल पैरासाइट वो होता है जो अपने होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। मेक सेंस। सोचो, अगर होस्ट ही मर गया तो पैरासाइट का घर भी चला जाएगा, राइट? और इस रेस का ट्रैक कैसा होगा ये हमारी कल्चर डिसाइड करती है। कल्चर? हाउ? हमारा फूड प्रोडक्शन का तरीका, पॉपुलेशन डेंसिटी, सैनिटेशन, दूसरी पॉपुलेशन से कांटेक्ट, ये सब डिसाइड करता है कि कौन सी बीमारी फैलेंगी। जैसे हवाई में जब बड़े स्केल पर माइग्रेशन हुआ तो मीजल्स एक एपिडेमिक बन गया, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी। वाओ, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस सिर्फ बायोलॉजी का खेल नहीं है, उनका एक कल्चरल और एवोल्यूशनरी एंगल भी है। दिस इज कूल। एग्जैक्टली। लेकिन वेट, आपने कहा कुछ बैक्टीरिया दोस्त हैं, इसका मतलब वी कांट जस्ट डिक्लेयर वॉर ऑन ऑल बैक्टीरिया। बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी अ डिजास्टर। हमारे गट में रहने वाला बैक्टीरिया विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दे आर एसेंशियल पार्टनर्स। ओके, और ये को-एवोल्यूशन का आइडिया, इसका मतलब पैरासाइट हमसे हमेशा एक एक स्टेप आगे रहता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी जनरेशन साइकिल बहुत छोटी होती है। राइट, राइट। जब तक हम एक जनरेशन आगे बढ़ते हैं, उनकी कई जनरेशंस निकल जाती हैं। दिस गिव्स देम अ मैसिव एवोल्यूशनरी एडवांटेज टू अडैप्ट फास्टर। So a good parasite doesn't kill its host. But what about super deadly viruses like Ebola? What's their evolutionary logic? They kill the host so fast. दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखो, इबोला जैसे वायरसेस एवोल्यूशनरीली यंग माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद ह्यूमंस। उन्होंने अभी तक वो मिनिमम इंजरी बैलेंस इवॉल्व नहीं किया है। Oh, उनका प्राइमरी होस्ट शायद कोई और एनिमल है जिसमें वो उतने डेडली नहीं है। ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल होस्ट्स। तो वायरस की स्ट्रैटेजी हमारे लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, व्हिच लीड्स टू अ फेटल आउटकम। makes sense. और ये माइग्रेशन से मीजल्स का फैलना, is it just about new germs? इट्स अबाउट अ नाइव पॉपुलेशन। इमेजिन एक ऐसी पॉपुलेशन जिसने मीजल्स वायरस को पहले कभी फेस ही नहीं किया। उनके पास जीरो जेनेटिक या अक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जब यूरोपियंस वहां पहुंचे, इट वाज अ बायोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी। So basically हमारी lifestyle is the rule book that decides which disease gets to play the game. परफेक्टली पुट। हमारे फूड हैबिट्स, रहने का तरीका, सैनिटेशन, दे ऑल सेट द स्टेज। इसीलिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इतनी क्रिटिकल हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फ्रेम दिस। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। Infectious diseases co-evolve with humans, and their spread is heavily influenced by cultural factors like sanitation and population density. Infectious agents are our evolutionary dance partners and our culture choreographs the dance. Great. अब जब दुश्मन को समझ लिया है, let's see how we fight back. Topic 2. Our body's defense system. The micro theme here is how humans fight back. Correct. और हेडिंग है Human Adaptation, Behavioral and Genetic. हम सिर्फ विक्टिम्स नहीं है। डिजीज से बचने के लिए ह्यूमंस ने 2 तरीकों से अडेप्ट किया है। Okay. एक, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर,
which is behavioral adaptation, और दूसरा हमारे जीन्स में ओवर टाइम चेंजेस आने से, which is genetic adaptation. बिहेवियरल एडेप्टेशन का सिंपल एग्जांपल तो हाथ धोना होगा। हाँ। हमने कल्चरली सीखा कि क्लीनलीनेस से जर्म्स मरते हैं। इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। बिल्कुल बट जेनेटिक एडेप्टेशन साउंड्स मोर इंटेंस। इट इज। सोर्स में एक पावरफुल एग्जांपल है यूरोपियंस वर्सेस नेटिव अमेरिकन का। 16 to 19 सेंचुरीज में जब यूरोपियंस अमेरिकास गए, वहां के लोगों की मैसिव डेथ रेट हुई, और इवन फ्रॉम डिजीजेस लाइक मीजल्स, जो यूरोपियंस को उतना अफेक्ट नहीं कर रही थी। इससे साफ पता चलता है कि यूरोपियंस के पास एक जेनेटिक एडवांटेज था। बट बाय द 20th सेंचुरी नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस में मोर्टेलिटी कम हो गई, मतलब उन्होंने भी जेनेटिक एडेप्टेशन डेवलप करना शुरू कर दिया था। So it's literally survival of the fittest at a genetic level. इसका कोई specific concrete example है? द क्लासिक एग्जांपल इज द सिकल सेल ट्रेट। Sickle cell trait. हाँ, जिन लोगों में SCT होता है, उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा डिफेक्टिव होता है, जिससे उनके रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs का शेप सिकल जैसा हो जाता है। नॉर्मली ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एग्जैक्टली जब मलेरियल पैरासाइट ऐसे आरबीसीज में घुसता है तो आरबीसी का शेप डिफॉर्म हो जाता है। हमारी स्प्लीन जो बॉडी की क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, इन डिफॉर्म्ड सेल्स को पहचानकर डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसके साथ पैरासाइट भी मर जाता है। सो हीमोग्लोबिन जीन में एक मिस्टेक मलेरिया के अगेंस्ट एक सुपर पावर बन गया। दैट इज अमेजिंग। सो जेनेटिक डिसऑर्डर इज एक्चुअली एन एडेप्टेशन। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट वे टू पुट इट। जिन एरियाज में मलेरिया कॉमन है, वहां SCT एक ह्यूज एडवांटेज है। भले ही इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, बट इन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। दैट्स नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। और हमारा अल्टीमेट वेपन, द अल्टीमेट वेपन इज आवर एबिलिटी टू क्रिएट एंटीबॉडीज। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। सोस उन्हें वेपन par excellence कहता है। पर अगर हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं, तो हम हमेशा बीमार क्यों पड़ते हैं? Don't the parasites fight back? दे आर मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज। वो एंटीजेनिक वेरिएशन यूज करते हैं। Antigenic variation. हाँ, जब हम एक पैरासाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, तो पैरासाइट अपने एंटीजन यानी अपनी पहचान का वैरायटी बदल लेता है। नए एंटीजन के लिए हमारी पुरानी एंटीबॉडी बेकार हो जाती है। ओहो, इससे होस्ट और पैथोजन के बीच एक कांस्टेंट हाइड एंड सीक का गेम चलता रहता है। तो ये जो हर साल फ्लू का नया वैक्सीन लगवाना पड़ता है, is it because of this antigenic variation? You nailed it. The flu virus is a master of this game. वो हर साल अपना रूप बदलता है, इसलिए पिछले साल की इम्यूनिटी इस साल काम नहीं आती। We have to create a new weapon every year. And these antibodies, what makes them weapon par excellence? Their specificity. एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर पैथोजन को ही टारगेट करती है। It's like a smart missile that only hits one specific target. और हमारा बॉडी इनकी मेमोरी भी रखता है। So if the same enemy attacks again, we are ready. तो इस hide and seek game में who is winning? Humans or the pathogens? ये कहना मुश्किल है। It's a circular dynamic. We adapt, they adapt. It's not about winning, it's the engine of evolution itself. The race never ends. Okay, this is mind-bending. Let's practice saying this. Genetic adaptations like the sickle cell trait can turn a potential disorder into a survival advantage against specific diseases like malaria. Humans adapt through behavior and genetics, but pathogens also adapt, leading to a constant evolutionary arms race. चलो, अब टाइम ट्रैवल करके देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ने हमारी बीमारियों को कैसे शेप किया। Topic 3: Diseases and the evolution of human society. The micro theme is how our lifestyle shaped our sicknesses. Perfect. The heading is Diseases in Hunters-Gatherers versus Agriculturists. Hunters gatherers versus agriculturists. हाँ, ये सेक्शन बताता है कि जब इंसान हंटर गैदरर था, तब उसकी बीमारियां अलग थीं। जब उसने खेती करना यानी एग्रीकल्चर और एक जगह बसना शुरू किया, तो बीमारियों का पैटर्न कंप्लीटली बदल गया। इसका एक सिंपल एनालॉजी हो सकता है, एक छोटा ग्रुप जो जंगल में घूम रहा है वर्सेस एक क्राउडेड सिटी। सिटी में कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियां आग की तरह फैलेंगी। राइट, वही कॉन्सेप्ट है। Exactly. लेट्स लुक एट द हंटर्स एंड गैदरर्स। उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। फ्यू लिव्ड बियॉन्ड 50, बट सरप्राइजिंगली मौत का मेन रीजन इन्फेक्शियस डिजीज नहीं था। Really? तो क्या था? इट वाज एक्सीडेंटल डेथ, प्रेडेशन, जानवरों का शिकार होना, और सोशल मोर्टेलिटी जैसे इन्फेंटिसाइड या वॉरफेयर। Okay. उनमें चाइल्डहुड मोर्टेलिटी भी एग्रीकल्चर सोसाइटी से कम थी, which again suggests that infectious diseases were not the major killer. तो फिर एग्रीकल्चर ने हमें बीमार कर दिया। How did things change? Agriculture was a deal with the devil. Right. जैसे ही permanent settlements बने, बड़े-बड़े human groups एक साथ रहने लगे, this created the perfect breeding ground for infectious diseases. Right. फिर हमने domestic animals पालना शुरू किया, जिससे ऐसी parasitic diseases फैलने लगी, जिनको intermediate host के रूप में domestic animals की जरूरत थी। इसके कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंज एग्जांपल्स हैं सोर्स में? Two very powerful case studies. पहला है कुरू। कुरू। यह न्यू गिनी के एग्रीकल्चरल पॉपुलेशंस में एक लीथल वायरल डिजीज थी, जो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती थी। ये वायरस सिर्फ ह्यूमन ब्रेन और न्यूरल टिश्यू में रहता है। और फैलता कैसे था? दिस इज द शॉकिंग पार्ट। इसका ट्रांसमिशन अनकुक्ड ब्रेन टिश्यू खाने से होता था। न्यू गिनी में ये डिजीज रिचुअलिस्टिक कैनिबलिज्म से डायरेक्टली एसोसिएटेड थी। What? Cannibalism से disease? That sounds like a horror movie. It is. The dense population allowed this strange virus to establish itself. Incredible. What's the second example? Tapeworms, Taenia solium. ये आमतौर पर पोरली कुक्ड पॉक खाने से होता है। इसकी लाइफ साइकिल फैसिनेटिंग है। एग्स इंसान के सिस्टम में बनते हैं,
पिग्स उन्हें कंज्यूम करते हैं, पिग के अंदर एग्स हैच होकर सिस्टिकर्स बनाते हैं और फिर इंसान अंडरकुक्ड पॉर्क खाकर इन्फेक्ट हो जाता है। Okay, but the source compares Bali and New Guinea. इसमें क्या इंसाइट है? दिस इज वेयर कल्चर कम्स इन अगेन। बाली में भी पिग्स इन्फेक्टेड थे, पर लोग क्लीनलीनेस का ध्यान रखते थे, इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्मल टेपवॉर्म इन्फेक्शन तक लिमिटेड थी। Okay. बट न्यू गिनी में सैनिटेशन प्रैक्टिसेस खराब थीं, इसलिए लोग डायरेक्ट एग्स इंजेस्ट कर लेते थे। इससे सिस्टिकर्स इंसानों के ब्रेन में बन जाता था, जिससे एपिलेप्टिक सीजर्स होते थे। So, it's the exact same parasite, but sanitation alone completely changes the outcome from a simple tapeworm to a brain-invading nightmare. That's incredible. इट इज। तो क्या हम कह सकते हैं कि hunter-gatherers ज़्यादा healthy थे? इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज प्रॉबली यस, बट उनकी लाइफ में दूसरे डेंजर्स थे, जैसे फिजिकल इंजरी एंड गेटिंग ईटन बाय एनिमल्स। सो हेल्दी इज रिलेटिव। लाइफ वाज जनरली शॉर्ट एंड ब्रूटल। And what happened to Kuru? Does it still exist? It's a perfect example of how behavioral adaptation works. Kuru disease almost vanished from New Guinea when the practice of cannibalism was stopped. It shows a direct link between a cultural practice and a disease. So, agriculture wasn't bad, it just came with a price. It gave us civilization, but also opened a Pandora's box of new diseases. That's the perfect summary. हमारी lifestyle बदली, हमारी बीमारियां भी बदल गईं. Okay, let's practice this one. Try to say this out loud. The shift from a hunter-gatherer lifestyle to agriculture dramatically changed the landscape of human diseases, creating environments ripe for new infections. Agriculture allowed us to build civilizations, but it also built the perfect homes for germs. Great. अब इसे एक स्टेप आगे ले जाते हैं। हमने सेटल होना शुरू किया, अब शहर बनेंगे। Topic 4. The rise of epidemics. The micro theme is when diseases go global. Yes, the heading is towns, cities, and epidemics. Towns, cities and epidemics. जब बड़े बड़े शहर बने और मोबिलिटी बढ़ी तो ऐसी बीमारियां आईं जो पूरी पॉपुलेशन को एक साथ अफेक्ट करती थीं। इन्हें हम एपिडेमिक्स कहते हैं। मीजल्स, मम्स, पोलियो। COVID-19 is the most recent and powerful example, I guess. The most powerful example. So, with great cities came great plagues. Right. Precisely. बचपन की बीमारियां जैसे मीजल्स और मम्प्स ये ह्यूमन हिस्ट्री में रीसेंट हैं। दे आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डेंस पॉपुलेशंस। डेटा बताता है कि मीजल्स को जिंदा रहने के लिए 50 लाख से ज्यादा की सेल्फ कंटेन्ड पॉपुलेशन चाहिए। Wait, 5 lakh? मीजल्स इतना डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि मीजल्स प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता। इसलिए वायरस को सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूसली नए नॉन इम्यून होस्ट्स यानी बच्चे चाहिए। ओके। सोचो मीजल्स एक रॉकस्टार है जिसे परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम यानी पॉपुलेशन चाहिए। छोटे शहर में वो एक शो करता है और उसकी ऑडियंस मतलब नॉन इम्यून लोग खत्म हो जाती है। द वायरस रन्स आउट ऑफ फ्यूल। That's a fantastic analogy. सोर्स में इसको सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा है? Yes, 1949-64 के डेटा के हिसाब से हवाई, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा थी, वहां मीजल्स 100% ऑफ द मंथ्स प्रेजेंट था। जबकि टोंगा, जहां विजिटर्स कम थे और पॉपुलेशन छोटी थी, आमतौर पर मीजल्स फ्री रहता था। तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी एपिडेमिक्स कौन सी थी? द मोस्ट फेमस इज द बुबोनिक प्लेग। ये यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड रूट से फैला। लेट मिडिल एजेस में ये रैट होस्ट्स और फ्लीज से फैलने लगा। एंड देन फिर 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ का मैसिव आउटब्रेक हुआ, जब इसका एक फॉर्म ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलने लगा। इट किल्ड 1/3 ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन। 1/3, दैट्स अनइमेजिनेबल। और दूसरी एपिडेमिक्स? सिफिलिस, जो शायद वेस्टर्न हेमिस्फीयर से यूरोप आई, और ऑफ कोर्स स्मॉल पॉक्स, जो यूरोपियंस अपने साथ अमेरिकाज ले गए। राइट। कॉटेस की आर्मी ने मेक्सिको में स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन में 50 to 60% का डिक्लाइन एस्टिमेट किया गया है। द रीजन वाज द सेम, नो प्रायर जेनेटिक एडेप्टेशन। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का आज के इंडिया से क्या कनेक्शन है? ये हमें आज के हेल्थ चैलेंजेस को समझने में हेल्प करता है। द लैंसेट की 2016 की SDG असेसमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया 188 नेशंस में से 143rd रैंक पर था। ओह, दैट्स नॉट गुड। नॉट एट ऑल। हमारा परफॉर्मेंस ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेंट मोर्टेलिटी और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस में पर्टिकुलरली वीक था। Malaria was noted as one of the worst areas. It shows we're still fighting some of these age-old battles. So the Black Death, how did it finally stop? It came in waves over centuries. Eventually, humans fought back with behavioral adaptations like quarantine. Also, over time, the population that survived had better natural resistance. But it was a defining event that reshaped European society. So, from ancient trade routes spreading the plague to modern airplanes spreading COVID, it's the same principle. Connectivity is great for civilization, but also for viruses. Absolutely. It's the paradox of a globalized world. Okay, let's practice this. Now practice this. Epidemics like measles and the bubonic plague became possible only after the development of dense, interconnected human settlements. Densities and global contact created the perfect storm for epidemics, a challenge India still faces with many tropical diseases today. We've been talking about the wars we fought against microbes for thousands of years, but in the last century, a new enemy has emerged. One we created ourselves. It's invisible. It's in the air we breathe. Topic 5. The invisible enemy in our air. Micro theme. The cardiovascular impact of air pollution. A perfect transition. Heading. Air pollution. Introduction and mechanism. एयर पोल्यूशन बेसिकली हमारी हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स होना है। ये हमारे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाई प्रोडक्ट है
और ये सीधे हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो स्मॉग होता है, इट्स अ विजिबल फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन। उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। पहले लगता था इंडिया को इससे कोई खतरा नहीं है, बट दैट यूफोरिया इज ओवर। कई इंडियन सिटीज ने WHO की 150 SPM सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर की लिमिट को क्रॉस कर दिया है। कितना क्रॉस कर दिया है? सोर्स के टेबल 38 के डेटा के हिसाब से कोलकाता में 522 SPM है, दिल्ली में 433 और कानपुर में 432। ये नंबर्स आर शॉकिंग। और ये हमारी बॉडी में घुसकर करता क्या है? व्हाट्स द मैकेनिज्म? ज्यादातर पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू घुसते हैं, क्योंकि लंग्स ब्लड वेसल से भरपूर होते हैं। दे आर अ डायरेक्ट हाईवे टू अ ब्लड स्ट्रीम। ओके और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक मेजर विलन है। ओके, CO, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? हियर्स द किलर फैक्ट। CO की हीमोग्लोबिन के लिए अफिनिटी यानी चिपकने की पावर ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा है। 200 टाइम्स। यस। सोचो हीमोग्लोबिन एक बस है जो ऑक्सीजन पैसेंजर्स को पिक करने जा रही है। रास्ते में उसे CO मिल जाता है जो एक VIP बुली है। CO बस में चढ़कर सारे ऑक्सीजन पैसेंजर्स को बाहर फेंक देता है और सारी सीट्स ले लेता है। वाओ, व्हाट एन एनालॉजी। तो इससे बॉडी में क्या होता है? इस वजह से जब हम CO इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर CO से जुड़ जाता है और एक सुपर स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HPCO बनाता है। ओके इससे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हमारे टिश्यूज इंक्लूडिंग आवर हार्ट एंड ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है। दिस कैन लीड टू अनॉक्सीमिया एंड सफोकेशन और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक। 200 times more affinity. That is a scary number. इसका मतलब थोड़ा सा भी CO in the air is extremely dangerous. Absolutely. Because of this high affinity, even low concentrations of CO in the air can lead to dangerously high levels of carboxyhemoglobin in the blood. इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी जलाना या faulty gas geysers इतने deadly हो सकते हैं। ये SPM क्या चीज है? SPM stands for suspended particulate matter. ये हवा में तैरने वाले छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनका साइज इतना छोटा होता है कि हमारे नेचुरल फिल्टर्स उन्हें रोक नहीं पाते और ये सांस के साथ आसानी से लंग्स के अंदर तक चले जाते हैं और डैमेज करते हैं। तो दिल्ली और कोलकाता के लोग बेसिकली कांस्टेंट हेल्थ रिस्क में जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। सोर्स में दिए गए डेटा के हिसाब से यस, लिविंग इन सच हाई SPM levels is a chronic health hazard, especially for the cardiovascular and respiratory systems. It's a slow poisoner. Okay, let's practice saying this. Carbon monoxide binds to hemoglobin 200 times more strongly than oxygen, forming carboxyhemoglobin and hijacking the body's oxygen supply. Air pollution is a major cardiovascular threat because pollutants like CO use our lungs as a gateway to directly poison our blood. CO तो हो गया main villain, but I'm sure इस हवा में और भी दुश्मन छुपे हैं. Let's move to topic 6, a catalog of airborne killers. Microtheme, meet the pollutants. Yes, this is the most wanted list. The heading is effects of specific pollutants on human health. हर pollutant का अटैक करने का तरीका अलग है. Okay, let's run through the list. Who's first? Sulfur dioxide, SO2. ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इरिटेंट है। हवा में ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। डेडली। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे हम मिल चुके हैं। फिर है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO and NO2, जो आंखों और नाक के लिए इरिटेंट है. कभी इंडस्ट्रियल एरिया के पास से रॉटन एग जैसी अजीब स्मेल आती है। Is that one of these? That's hydrogen sulfide, H2S. शॉर्ट एक्सपोजर से सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, बट मेजर इल इफेक्ट्स नहीं है. A more serious one is ozone, O3. Wait, ओजोन तो गुड होता है ना? The ozone layer protects us. गुड क्वेश्चन. स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव है, बट ग्राउंड लेवल ओजोन जो पोल्यूशन से बनता है एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करता है. लोकेशन इज एवरीथिंग. Okay, what about heavy metals and particles? यस, लेड जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, फर्टिलिटी, लिवर और किडनी को इफेक्ट करता है. पार्टिकुलेट मैटर में 3,4 बेंजोपायरीन जैसे डेंजरस पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. This list is getting scarier. What else? Insecticides. The source says DDT has been found even in mother's milk. What? Yes, it can affect the brain. Then there are radioactive isotopes from nuclear reactors which cause cancer and genetic defects. And finally, allergic agents जैसे pollen, spores, animal hair जो bronchial asthma cause करते हैं. इसका कोई रियल वर्ल्ड इंडियन एग्जांपल है सोर्स में? Yes, asthma in Bangalore. बैंगलोर में एस्थमा के हाई रेट्स हैं. एक स्टडी में 75 टाइप्स के पोलन आइडेंटिफाई किए गए और सबसे ज्यादा था पार्थेनियम पोलन, 41%. This shows a direct link between the local environment and a specific disease. DDT in mother's milk? How's that even possible? It's through a process called biomagnification. DDT environment में breakdown नहीं होता. वो food chain में enter करता है, छोटे organisms से बड़े organisms में उसका concentration बढ़ता जाता है और finally humans तक पहुंचता है in high concentrations. So this means pollution can permanently damage children's brains because of lead. Yes, absolutely. The developing brain is extremely vulnerable to neurotoxins like lead. The damage can be irreversible, affecting IQ and learning abilities for life. This is deeply concerning. Okay, let's practice saying this aloud. Specific pollutants like lead, particulate matter, and ground-level ozone have distinct and severe health effects, from organ damage to cancer. The air we breathe can be a cocktail of poisons, each with its own unique way of harming us. चलिए अब हवा से निकलकर काम की जगह पर चलते हैं. Topic 7. The dangers at work.
The micro theme is when your job makes you sick. Occupational diseases, dust hazards and pneumoconiosis. Pneumoconiosis. हाँ, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज वो बीमारियां हैं जो लोगों को उनके वर्क प्लेस पर हार्मफुल सब्सटेंसेस के एक्सपोजर से होती हैं। जैसे एक कोल माइनर जो सालों तक माइन में काम करता है, उसके लंग्स में कोल डस्ट जमा हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे एंथ्रोकोसिस या ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं, राइट? राइट, एग्जैक्टली। वर्कर्स दो तरीकों से एक्सपोज होते हैं, इनहेलेशन यानी सांस के थ्रू और इंजेस्शन यानी हाथ से मुंह में जाना। ओके। द मेन केमिकल हैजर्ड इज द इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और यहाँ साइज मैटर्स। पार्टिकल्स का साइज 0.1 से 150 माइक्रॉन्स तक होता है। 3 माइक्रॉन से छोटे पार्टिकल्स सीधे लंग्स के डीप एंड तक इनहेल हो जाते हैं। 3 माइक्रॉन्स, ये कितना छोटा होता है? टू गिव यू पर्सपेक्टिव, एक ह्यूमन हेयर का डायमीटर 50 to 70 माइक्रॉन्स होता है, तो ये पार्टिकल्स उससे भी 15-20 गुना छोटे होते हैं, इनविजिबल टू द नेकेड आई। और जब ये लंग्स में जाते हैं तो क्या होता है? इससे होता है न्यूमोकॉनियोसिस। ये एक जनरल टर्म है उन लंग डिजीजेस के लिए जो डस्ट इनहेलेशन से होती हैं। इसमें लंग फाइब्रोसिस होता है, मतलब लंग्स पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। ओह नो। सोचो आपके लंग्स एक फिल्टर हैं। न्यूमोकॉनियोसिस तब होता है जब वो फिल्टर इतने छोटे पार्टिकल से क्लॉग हो जाता है कि वो साफ ही नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो फिल्टर फेल हो जाता है। अलग अलग डस्ट, अलग अलग नाम, पर प्रॉब्लम वही, फिल्टर फेल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? द लिस्ट इज लॉन्ग। सिलिका डस्ट से सिलिकोसिस, ये माइनिंग पॉटरी वर्कर्स को होता है। एस्बेस्टॉस डस्ट से एस्बेस्टोसिस, इसमें लंग कैंसर का हाई रिस्क होता है। कॉटन डस्ट से बिसिनोसिस, जो टेक्सटाइल वर्कर्स को होता है। इंडिया में 20% वर्कर्स इसके विक्टिम हैं। कोल डस्ट से एंथ्रोकोसिस, शुगर केन डस्ट से बागासोसिस, टोबैको डस्ट से टोबैकोसिस, आयरन डस्ट से साइडरोसिस और हे या ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग। एस्बेस्टोसिस का लेटेंसी पीरियड 25-40 साल है। इसका मतलब जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। Exactly. That's the tragedy of these diseases. A worker might feel perfectly fine for decades after exposure, and then the disease manifests in an advanced, incurable stage. This makes prevention extremely critical. एंड फार्मर्स लंग, मतलब किसानों को भी रिस्क है? Yes, जब वो हे या ग्रेन हैंडल करते हैं तो उसे फाइन डस्ट उड़ती है जिसमें फंगल स्पोर्स हो सकते हैं। Inhaling this can cause a severe allergic reaction and inflammation in the lungs. So these diseases are essentially a slow motion destruction of the lungs caused by the very work people do to earn a living. That's a very accurate and grim summary. Let's practice this. Practice saying this. Pneumoconiosis is a group of incurable lung diseases caused by inhaling specific types of occupational dust, such as silica, leading to silicosis, and coal dust to anthracosis. Many occupations expose workers to invisible dusts that slowly destroy their lungs, highlighting the critical need for workplace safety. Okay, so far we've talked about microbes, pollution, and occupational hazards. अब आते हैं एक ऐसे रिस्क पर जो हम खुद चुनते हैं. Topic 8. Smoking, the self-inflicted wound. Micro theme, the global habit and its deadly cost. Yes, the heading is smoking. Global trends and synergistic risks. Synergistic risks. हाँ, स्मोकिंग एक ऐसी आदत है जो दुनिया भर में, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में फैली हुई है, और इसका खतरा अकेले नहीं है। ये दूसरे रिस्क फैक्टर्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर, यानी सिनर्जी से और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। Synergy. So 1 + 1 is not 2 here. It's 4. जैसे एक आदमी है जिसका बीपी हाई है, वो ऑलरेडी रिस्क पर है। अब अगर वो स्मोकिंग भी शुरू कर दे तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क डबल या ट्रिपल हो जाता है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स लुक एट द ग्लोबल ट्रेंड्स। डेवलपिंग कंट्रीज में स्मोकिंग बढ़ रहा है। अर्बन एरियाज में रूरल एरिया से ज्यादा कॉमन है। शॉकिंगली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली मेडिकोज में पॉपुलर है। मेडिकोज, डॉक्टर्स टू बी, दैट्स आयरॉनिक। इट इज। इसके ऑपोजिट यूएस में मेल स्मोकिंग में डिक्लाइन देखा गया है। वहां लोग फिल्टर्ड सिगरेट्स और लो टार निकोटीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। यूके में डॉक्टर्स के बीच स्मोकिंग काफी कम हुआ है, जिससे उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज से मोर्टालिटी भी कम हुई है। So awareness in the West is leading to a decline, while companies are targeting developing countries more aggressively. That's a major factor. वेस्टर्न कंट्रीज में डेकेड से स्ट्रॉन्ग एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स चल रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में सिगरेट कंपनीज एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही हैं, और रेगुलेशंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। नंबर्स क्या कहते हैं? How deadly is it? The Royal College of Physicians के estimates के अनुसार जिन कंट्रीज में स्मोकिंग established है, वहां it's responsible for 90% of lung cancer deaths, 75% of bronchitis deaths और 20% of ischemic heart disease deaths. These numbers are staggering. और इस synergistic risk का क्या डेटा है? एक WHO स्टडी ने अलग अलग शहरों में स्मोकिंग और हाइपरटेंशन का कंट्रीब्यूशन टू एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट यानी हार्ट अटैक एस्टिमेट किया। Okay. एडिनबरा में ये 52% था, ऑकलैंड में 50%, लेकिन मुंबई में सिर्फ 12% और सिंगापुर में 14%। ये रीजनल वेरिएशंस दिखाता है। Wait, मुंबई और सिंगापुर का परसेंटेज इतना कम क्यों है? सोर्सेज का रीजन नहीं बताता, बट वी कैन इन्फर इट कुड बी ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस, डाइटरी हैबिट्स और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द पॉपुलेशन दैट चेंज हाउ दीज रिस्क फैक्टर्स इंटरैक्ट। It shows that risk isn't one size fits all. This idea of synergy is so important. Can you explain the mechanism again? तो ये filter cigarettes are they really safer? They reduce the amount of tar, but they don't eliminate the risk. The most dangerous components, like carbon monoxide, are still inhaled. It's largely a marketing gimmick to make people feel safer while continuing a deadly habit. Okay, practice saying this. Smoking acts as a synergistic risk factor, meaning it dramatically multiplies the danger of other factors like hypertension and high cholesterol.
Smoking is declining in the West, it's a growing epidemic in developing nations, and its true danger lies in its power to multiply other health risks. Now let's get into the biological details. Topic 9. How smoking actually kills. Micro theme, the biological mechanism of damage. Right, the heading is Mechanism of Action. How smoking affects the body. The damage from smoking is a multi-pronged attack. Multi-pronged. Okay. सबसे पहला अटैक है कार्बन मोनोऑक्साइड का। हम पहले ही इस विलन से मिल चुके हैं। स्मोक में CO होता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को सीधे-सीधे कम कर देता है। Okay, so that's attack number 1, poisoning the blood. What's attack number 2? अटैक नंबर 2 इज डायरेक्ट लंग डैमेज। स्मोक के इरिटेंट से ब्रोंकियल ट्यूब्स नैरो हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा हो जाता है। Emphysema. I've heard that word a lot. Yeah. What does it actually do to the lungs? Imagine your lungs are a sponge with millions of tiny air sacs, the alveoli, to absorb oxygen. Emphysema slowly and systematically destroys the walls of these air sacs. Oh. छोटे-छोटे sacs फूटकर बड़े-बड़े useless spaces बन जाते हैं. The sponge turns into a hollow, inefficient bag. और इसका consequence क्या होता है? इससे गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ड्रास्टिकली कम हो जाता है। पेशेंट को उतनी ही ऑक्सीजन के लिए बहुत गहरी सांस लेनी पड़ती है। इससे हार्ट पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है टू पंप ब्लड हार्डर एंड इवेंचुअली दिस कैन लीड टू हार्ट फेलियर। So that's why a smoker is always out of breath? It's a double attack. Their blood has less oxygen and their lungs can't absorb it efficiently either. Exactly. Their body is literally starved of oxygen. And the scariest part, the damage from emphysema is irreversible. Irreversible. Yes. Once the alveolar walls are destroyed, they don't regrow. Smoking छोड़ने से इसका progression slow हो सकता है, but the damage done is permanent. So smoking is essentially a slow motion suffocation. That's a very accurate way to put it. It slowly, over years, robs your body of its ability to breathe and get oxygen. Okay, let's practice this. Smoking causes emphysema by destroying the lungs' air sacs, which reduces the surface area for gas exchange and can ultimately lead to heart failure. Smoking cripples the cardiovascular system by both poisoning the blood with CO and physically destroying the lungs. अब आते हैं हमारे final topic पे जहाँ कुछ surprising twists हैं. Topic 10, the final verdict. BD, pollution and variations. Micro theme, nuances in smoking risks. Yes, the devil is in the details. Heading, pollution synergy, ethnic variations and BD versus cigarette. Okay. इस फाइनल सेक्शन में हम देखेंगे कि स्मोकिंग का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। पोल्यूशन, एथनिसिटी, जेंडर और आप क्या स्मोक कर रहे हो ये सब मैटर करता है। Let's start with pollution. So, if two people smoke the same number of cigarettes, one in a clean mountain village and one in a polluted city, the city smoker will have worse outcomes. बिल्कुल, it's a double whammy. Pollution already irritates and inflames the lungs. Smoking does the same. When you combine them, the damage isn't just added, it's multiplied. Makes sense. एक स्टडी ने वेस्ट इंडीज के स्मोकर्स और यूके के व्हाइट स्मोकर्स को कंपेयर किया। वेस्ट इंडीज के स्मोकर्स में कफ कम था। रीजन वहां का हेल्दियर, लेस पोल्यूटेड क्लाइमेट। ओके, व्हाट अबाउट एथनिक एंड सेक्स वेरिएशंस? Significant difference नहीं मिला, जो बाकी ग्रुप से अलग है। दैट्स स्ट्रेंज। It is. और दिल्ली में एक स्टडी में पाया गया कि एक स्पेसिफिक हार्ट कंडीशन, क्रॉनिक कॉर पुल्मोनिल, फीमेल और मेल स्मोकर्स में इक्वली प्रेवलेंट है, जबकि बाकी दुनिया में ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इट रियली चैलेंजेस द वन साइज फिट्स ऑल व्यू ऑफ स्मोकिंग रिस्क। और अब द बिग क्वेश्चन, बीडी वर्सेस सिगरेट। आई हैव अ फीलिंग दिस इज वेयर द बिग सरप्राइज इज। You are right. Third world, particularly India में बीड़ी आमतौर पर स्मोक की जाती है। And here is the shocking fact from the source. बीड़ी का धुआं सिगरेट के धुएं से ज्यादा टॉक्सिक होता है। Wait, what? बीड़ी is worse than a cigarette. I thought it was the other way around. The data is clear. Table 41 from the source shows bidi smoke has significantly higher levels of poisons. Carbon monoxide, 7.7% in bidi versus 3.5% in cigarettes. More than double. Double. 903 micrograms versus 445. Carcinogenic hydrocarbons like benzopyrene, 78 micrograms versus 47. A Mumbai survey found that the risk of lung cancer and cardiovascular diseases is higher with bidi smoking. This is a massive misconception. People think because it's cheaper and more natural, it must be milder. But the data shows it's far deadlier. It is a deadly misconception. The lack of a filter and the type of tobacco used make it much more dangerous. So to be clear, there is no such thing as safer smoking? Absolutely not. Whether it's a filter cigarette in a clean environment or a BD in a polluted one, it's a poison delivery system. The risks might vary slightly, but the end result is disease and death. Let's practice this final crucial point. Practice saying this aloud. Contrary to popular belief, BD smoke is significantly more toxic than cigarette smoke, containing higher levels of carbon monoxide and carcinogens. The harm from smoking is amplified by pollution, varies by ethnicity, and the widely used BD is proven to be even more toxic than a standard cigarette. Wow, what a journey. हमने शुरू किया ancient diseases से और देखा कि कैसे adaptation against diseases ने human history को shape किया। हमने देखा कि sickle cell trait जैसा genetic flaw actually एक life saver हो सकता है। हाँ। फिर हम modern world में आए और देखा कि कैसे air pollution हमारे cardiovascular system पर एक silent attack है, जिसमें carbon monoxide एक key villain है। उसके बाद हमने काम की जगह के खतरों को समझा, exploring occupational diseases like silicosis, और जाना कि बाइसिनोसिस से इंडिया के 20% टेक्सटाइल वर्कर्स अफेक्ट होते हैं। Right. और फाइनली हमने स्मोकिंग के डीप डार्क वर्ल्ड को डाइसेक्ट किया
ये समझते हुए कि इसका खतरा सिनर्जिस्टिक है और बीड़ी सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है। अब सोचने की बारी है। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो जैसे तुम किसी को समझा रहे हो। 1. कुरू डिजीज का ट्रांसमिशन साइकिल क्या था और वो कल्चर से इतना डीपली कैसे जुड़ा था? अब सोचने की बारी है। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो जैसे तुम किसी को समझा रहे हो। 2. एंटीजेनिक वेरिएशन को एक हाइड एंड सीक गेम क्यों कहते हैं? अब सोचने की बारी है। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो जैसे तुम किसी को समझा रहे हो। 3. न्यूमोकोनियोसिस क्या है? उसके 2 एग्जाम्पल्स दो। 4. स्मोकिंग, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के बीच सिनर्जिस्टिक रिस्क का क्या मतलब है? 5. एम्फोजाइमा लंग्स के साथ आखिर करता क्या है? 6. कौन से स्पेसिफिक केमिकल्स बीड़ी को सिगरेट से ज्यादा डेंजरस बनाते हैं? और हियर्स अ सिंपल चैलेंज, अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को 1 मिनट के अंदर समझाओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO हमारी बॉडी के लिए इतना जहरीला क्यों है। यूज द एनालॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एज अ बस एंड CO एज द VIP बुली। गो ऑन, ट्राई इट। ये तो बस एक चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ की विशाल किताब का। अगर आपको ऐसी ही डीप नॉलेज और सरप्राइजिंग फैक्ट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट क्या लगा। वाज इट कैनिबलिज्म और द ट्रूथ अबाउट बीडीज? हम मिलेंगे अगली बार एक और गहरे एनालिसिस के साथ। तब तक सोचते रहो और सीखते रहो।